बिना कैडर, बिना सपोर्ट के अकेला और बेसहारा हो चुका है। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि देश में 4 दशक तक चले नक्सलवादियों के हिंसक साम्राज्य का सपना जो है वो अब खत्म हो रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा सबूत छत्तीसगढ़ में पापा राव का समर्पण, ओडिशा में सुकरू का सरेंडर करना है। इसके साथ ही दोनों राज्यों में हथियारबंद नक्सली आतंक के युग का अब अंत हो गया है। तो देश में जिंदा बचे सबसे खूंखार नक्सली पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही उसने संविधान के दायरे में देश हित में काम करने की शपथ ले ली है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली हिंसा के अध्याय का समापन हो गया है। दूसरी तरफ उड़ीसा में सुकरू ने अपने 5 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है और इसके साथ ही उड़ीसा को भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। नक्सलवाद का आखिरी अध्याय समाप्त। नक्सली कमांडर पापा राव ने छोड़ी बंदूक, अब हाथ में थामी संविधान की किताब। सरकार ने किया दिल खोलकर स्वागत, पापा राव को दिलाई संविधान की शपथ। बस्तर में उग रहा शांति का नया सूरज। उड़ीसा में सुकरू ने भी किया सरेंडर। दंडकारण्य के जंगल में खौफ का अंत। पापा राव ने बस्तर पुलिस और आदिवासी समाज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान उनके 17 अन्य साथी थे और उनके ऑटोमेटिक हथियार भी थे। आपको बताएं कि पापा राव के इस समर्पण में एनडीटीवी ने अपनी खास भूमिका भी निभाई है। सबसे पहले एनडीटीवी ने अलग अलग ग्रामीणों और अलग अलग माध्यमों से जनवरी के महीने में ही नेशनल पार्क के जंगलों में पापा राव के लिए चिट्ठियाँ भेजी थी और जिसका असर बीते दिनों देखने को मिला। और पापा राव ने सबसे पहले एनडीटीवी की टीम को फ़ोन करके मुख्य धारा में लौटने के लिए मार्ग बनाने की मदद मांगी। ठीक उसके बाद हम नेशनल पार्क के जंगलों में गए और वहां जाकर 2 दिन तक जंगलों में उनके साथ बिताकर उन्हें वापस सुरक्षित बाहर लेकर आए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त घोषित करने का ऐलान किया था। उसी के मुताबिक छत्तीसगढ़ अब हथियारबंद नक्सलियों से मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में लाल आतंक का झंडा बुलंद करने वाले सबसे बड़े चेहरे यानी पापा राव ने सरेंडर कर दिया। उसने अपने 17 साथियों के साथ पुलिस प्रशासन के सामने हथियार डाले। नक्सली खौफ का सबसे बड़ा चेहरा रहे पापा राव ने जब हथियार डाले, तमाम लोगों ने भी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। जगदलपुर में नक्सली कमांडर पापा राव का सरेंडर। पापा राव के साथ 17 साथियों ने किया आत्मसमर्पण। 18 नक्सलियों ने पुलिस को सौंपे अपने सभी हथियार। AK-47, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर के साथ सरेंडर। शॉट और सैकड़ों जिंदा कारतूस भी जमा किए। नक्सलियों के पास करीब 10 लाख रुपए भी मिले। हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ने वाले पापा राव समेत सभी नक्सलियों का फूल माला और संविधान की किताब भेंट कर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने सरेंडर की सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। इससे पहले जब नक्सली कमांडर पापा राव अपने साथियों के साथ बीजापुर के कुटरू पहुंचा तो उसने कहा था कि अब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर काम करना चाहता है। पापा राव ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर वो संवैधानिक तरीके से जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों का जीवन बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। मैं सोचा कि अभी जो वो केंद्र गृह मंत्री विजय शर्मा बताया कि वो 31 मार्च तक माओवादी को निर्मूलन करके वो भी है, लेकिन हम आंदोलन लड़ाई हथियारबंद लड़ाई करेंगे करके हम सोचे। और इधर एरिया में बहुत कैंप खोले हैं और रास्ता इधर उधर जाने के भी नहीं है, इसलिए हम पुनर् आलोचना करके फिर वापस मुख्य धारा में जाएंगे करके हम सोचे। उधर जाने के बाद भी हथियारबंद लड़ाई छोड़ दूंगा। हम संविधान हिसाब से, भारत संविधान हिसाब से मैं हम जनता के लिए हम लड़ूंगा, जल जमी के लिए हम लड़ाई करेंगे। अच्छा, जब आप संगठन में गए थे पापा राव जी
तब आपको ऐसा उम्मीद था कि एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग को हथियार छोड़ के वापस लौटना पड़ेगा? ऐसे नहीं सोचे। या हत्यार बद संघर्ष जारी रहते करके ऐसे सोचे। हाँ। इसे बदल जाएगा करके हम नहीं सोचे। अच्छा, देव जी के सरेंडर के बाद आपका मन बदला क्या? बदला नहीं बदले। पापा राव के सरेंडर के साथ ही बस्तर में नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। कभी नक्सली खौफ का गढ़ रहे बस्तर के जंगलों में अब नई सुबह का आगाज हो रहा है। ये जो पुनर्वास हुआ है इसमें पापा राव नामक DKZC स्तर के एक नक्सली अपनी पूरी टीम के साथ हथियार के साथ वापस आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं और मुख्य धारा में जुड़ करके भारत के संविधान को उन्होंने थामा है। साथ ही साथ बस्तर के समाज ने भी उनको स्वीकारा है वापस। एक तरफ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे पापा राव ने मुख्य धारा में जुड़कर सूबे में शांति का आह्वान किया, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य ओडिशा में नक्सलियों के सबसे बड़े चेहरे सुक्रू ने भी पुलिस प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुक्रू ने 4 नक्सली साथियों के साथ सरेंडर किया। नक्सली सुक्रू पर 55 लाख रुपए का था इनाम, बाकी 4 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का था इनाम। नक्सलियों ने AK-47, SLR 303 पुलिस को सौंप दिए। नक्सलियों ने 7 लाख रुपए के हथियार सरेंडर किए। छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा भी नक्सल मुक्त भारत अभियान में कामयाबी हासिल करने वाला राज्य बन गया है। सुक्रू के सरेंडर के साथ ही DGP ने उड़ीसा को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार ने पिछले कुछ दिनों में एक नई रिहेबिलिटेशन एवं सरेंडर पॉलिसी अनाउंस करी थी और उसके बाद उसको स्वीकार करते हुए काफ़ी संख्या में माओवादी उड़ीसा पुलिस के पास आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया में स्टेट कमेटी मेंबर सुक्रू और 4 अन्य ने आज कंधमाल पुलिस के पास सरेंडर करा है। उनके साथ एक AK-47 और 4 अन्य फायर आर्म उन्होंने पुलिस को दिए हैं। अब हमारी सरेंडर प्रक्रिया जारी है। मैं आपके जरिए जो हाथ गिनती कुछ माओवादी रह गए उनको अपील करूंगा कि वो हिंसा का पथ त्याग करके मुख्य स्रोत में शामिल हो। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों प्रदेश नक्सली हिंसा से मुक्त हो गए हैं। देश में हथियार बंद नक्सलियों के अध्याय का समापन हो गया है। इस तरह से देखा जाए तो देश में मौजूद 4 बड़े नक्सलियों में से पापा राव और सुक्रू मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। गणपति लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है, तो वहीं झारखंड में सक्रिय मिसिर वैसरा के पास न कैडर है, न हथियार बचे हैं, न पैसे हैं और न ही लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में नक्सल मुक्त भारत की घोषणा महज औपचारिकता नजर आती है। आदिवासियों ने भी इस बात की तारीफ की कि सरकार ने जिस तरह से कोशिश की और उसका असर देखने को मिल रहा है कि अब जो आखिरी बड़ा लीडर था पापा राव वो भी वापस लौट कर आया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने ये दावा किया कि इसके बाद अब DKZC स्तर का कोई भी बड़ा माओवादी अब छत्तीसगढ़ में नहीं है और अगर शेष माओवादी बचे भी हैं तो उनकी संख्या भी केवल 30 से 35 की बच गई है, जो कभी भी वापस लौट कर आ सकते हैं। संभवतः 31 मार्च से पहले ये माओवादी भी लौट आएंगे और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से माओवाद से मुक्त घोषित किया जा सकेगा। जगदलपुर से NDTV के लिए विकास तिवारी। तो जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में एक नई सुबह की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वैसे तो इस वक्त देश में महज गिनती के नक्सली बचे हुए हैं। एक वक्त था जब देश के 28 राज्यों में से 20 राज्यों तक लाल आतंक का प्रभाव देखने को मिल रहा था। देश दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले, तो दूसरी तरफ समय समय पर होने वाली नक्सली वारदातों से देश लहूलुहान हो रहा था। लेकिन जैसे ही साल 2014 में केंद्र की सत्ता पर निजाम बदला, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद पर भी लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई और अब नक्सलियों के आखिरी खूंखार नाम, या यूं कहा जाए कि आखिरी बड़े नक्सली चेहरे पापा राव के सरेंडर के साथ नक्सलगढ़ में नया सवेरा, औपचारिकता भर कर रह गई है।
नक्सलियों के बचे कुछ ही बड़े नाम। अब कितने दिन तक आएंगे काम? न कैडर बचा, न लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब किसके सहारे खेलेंगे खूनी खेल? आज नहीं तो कल वो करेंगे सरेंडर। वो भी समझेंगे इंसानियत का मोल। इकतीस मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसका देश को बेसब्री से इंतजार है। खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए ये तारीख बहुत ही खास है। केंद्र सरकार ने देश को नक्सल मुक्त करने की यही तारीख तय की है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नक्सलियों पर प्रहार हुए हैं, जिस तरह से उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाया गया है और जिस तरह से बड़ी संख्या में हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले पूर्व नक्सलियों को आम नागरिकों की तरह जिंदगी बिताने का मौका मिल रहा है, उसने लाल आतंक के पांव उखाड़ दिए हैं। दूसरी तरफ नक्सली हिंसा के अस्तित्व को मिट्टी में मिलने के लिए दूरूह इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पहले अंदरूनी इलाकों के पहुंच विहीन होने की वजह से नक्सली लगातार अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और भोले भाले अनपढ़ आदिवासियों को बरगलाकर लाल आतंक के अंधे कुएं में ढकेल रहे थे। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर निजाम बदला और नई सरकार ने नासूर बन चुके नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसका तेजी से जमीन पर असर दिखने लगा। आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलियों का कैडर खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश के दूरूह पहाड़ी इलाकों तक सड़क, पुल पुलिया का निर्माण तेजी से हो रहा है। हर गांव तक शासन प्रशासन की पहुंच आसान हुई है। जैसे जैसे विकास की बयार बुनियादी सुविधाओं से महरूम इलाकों में पहुंच रही है, उसी रफ्तार से नक्सलवाद के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं। नक्सलियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त होने से उनकी कमर टूट चुकी है। हथियार, रसद और बम बंदूक मिलना असंभव हो गया है। सरकार की सरेंडर करने की नीति भी अपना असर दिखा रही है और बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मैं सरेंडर नहीं हुआ हूँ, ये बात आपके जरिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने मतलब कुछ कारणों के चलते जंगलों से बाहर आकर कहीं कुछ दिन तक रहकर पार्टी को समन्वय करेंगे ऐसा सोचकर बाहर निकले थे। तब बीच में ही तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया। टाइम पीरियड डेडलाइन करके जो बोल रहे हैं ना जी, ये डेडलाइन का बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए ये बात अगर हमारा पार्टी को लीगल पार्टी के रूप में मान्यता नहीं देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग तो रहेगा ही। बार बार मैं यही दोहराना चाहता हूँ, हमने आज की स्थिति में लीगल फ्रेमवर्क में काम करेंगे। हमारा पार्टी को एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से मान्यता देना है। ये मुद्दों को लेकर हमने संघर्ष करेंगे। ये बात तो मतलब सब जनता को, हमारे कैडरों को भी यही तो बताने वाली बात हो गई ना। वो इसी तरीके से एक विषय स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि हम सरेंडर नहीं हुआ। ज़्यादा लोग अरेस्ट होने के बाद और जिंदा फर्जी मुठभेड़ करना, नहीं तो सरेंडर दिखाना। शस्त्र रहने से भी वो अभी फ़िलहाल जो परिस्थिति में उपयोग करके हम मुकाबला करेंगे करके स्थिति नहीं, बदलाव हो चुके हैं। समाज में बदलाव आया और
युद्ध क्षेत्र में भी बदलाव हो चुके हैं और इसको थोड़ा हम बदली करना ज़रूरत है करके हम सोच विचार करके गुप्त रूप से जनता में शामिल होकर काम करेंगे और वो बाहर से पार्टी के समन्वय करेंगे। इसी दृष्टिकोण से हम बाहर आए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देश भर में नक्सली संगठनों के लिए रणनीति बनाने वाले सबसे बड़े नक्सल रणनीतिकार गणपति की। नाम मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, नक्सलियों का सबसे बड़ा रणनीतिकार। गणपति सीपीआई-एम का महासचिव रहा है। महासचिव माओवाद का सबसे बड़ा पद। गणपति लंबे समय तक रणनीतिकार रहा, गुरिल्ला वार और संगठन विस्तार किया। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सक्रिय। साल 2018 में महासचिव का पद छोड़ा। गणपति के बाद जिंदा बचे नक्सलियों के बड़े नामों में नंबर आता है पापा राव का, जिसके बारे में कहा जाता है कि जितनी भी जानकारी सार्वजनिक है वो बहुत कम है। कहा जाता है कि पापा राव ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में बड़ी बड़ी खौफनाक वारदातों को अंडरग्राउंड रहकर अंजाम दिया था। सुरक्षा बलों की गोली से अभी तक महफूज रहा पापा राव खूंखार जिंदा बचे नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम है। मंगू दादा, चंद्रन्ना, सुन्नम पापा राव उर्फ पापा राव, ये सभी नाम खूंखार नक्सली कमांडर पापा राव के। पापा राव दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर रहा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पर सक्रिय रहा। पापा राव कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहा। छत्तीसगढ़ में कई नक्सली हमलों का नेतृत्व किया। लंबे समय तक कैडर भर्ती की जिम्मेदारी संभाली। सुरक्षा बलों के लिए हमेशा हाई वैल्यू टारगेट रहा। पापा राव के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित, भूमिगत रहकर गतिविधियां संचालित करता रहा। अब बात झारखंड में सक्रिय हथियारबंद नक्सली मिसिर बेसरा की। छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड और इसके आसपास के इलाकों में सक्रिय नक्सलियों में मिसिर बेसरा सबसे बड़ा नाम है, जो सीपीआई-एम की सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो से जुड़ा है। मिसिर बेसरा भी हिंसक नक्सल गतिविधियों में शामिल सबसे बड़े चेहरों में एक माना जाता है। झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय बड़ा नक्सली नेता। बेसरा सीपीआई-एम सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो से जुड़ा रहा। बेसरा देश के पूर्वी हिस्से में संगठन का सबसे बड़ा चेहरा है। बेसरा झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में सक्रिय रहा। कई बड़े नक्सली वारदातों में शामिल रहा है मिसिर बेसरा। माओवाद के रणनीतिक फैसलों में बेसरा की बड़ी भूमिका। सरकार ने मिसिर बेसरा पर बड़ा इनाम घोषित किया था। कुल मिलाकर किसी जमाने में हजारों की संख्या में हाथों में हथियार लेकर मौत का खेल खेलने वाले नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। आज की तारीख में उंगलियों पर गिने जाने लायक इनके बड़े चेहरे बचे हुए हैं, वो भी बिना कैडर के, जो आज नहीं तो कल राष्ट्रभक्ति और इंसानियत का मोल समझेंगे और वो भी मुख्य धारा में शामिल होंगे। और वो भी दिन दूर नहीं जब लाल आतंक की हकीकत जंगलों से निकलकर किस्से कहानियों की किताबों से सिमट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देश में नक्सली हिंसा का दौर करीब 4 दशक तक चला। एक वक्त था जब देश के 28 में से 20 राज्यों में लाल सलाम की आवाज गूंजती थी और पूरे देश में 220 से 230 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। लेकिन पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति अपनी उसने देखिए जिस तरह से ये तमाम रणनीति देखी जा रही है, हालात बदल कर रख दिए हैं और अब नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। कभी लाल आतंक के साए में था देश। 31 मार्च से नक्सली बन जाएंगे इतिहास। 28 में से 20 राज्यों में रहा नक्सली खौफ। 220 जिलों में गूंज रहा था लाल सलाम। 7 जिलों में सिमटे नक्सलवाद के निशान।
आदिवासियों की अब नहीं जाएगी जान। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियानों के कारण सक्रिय नक्सलियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक राज्य को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना है। केंद्र सरकार ने देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर कई चरणों में नई रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ हथियारबंद नक्सलियों की हिंसा पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को वहां तक पहुंचाया गया जहां नक्सलियों का गढ़ था। हार्डकोर बड़े नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। सैकड़ों की संख्या में नक्सली गिरफ्तार किए गए। हजारों की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया और मुख्यधारा से जुड़कर आम इंसान की तरह जीवन बिता रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2025 में घटकर 11 जिले नक्सल प्रभावित बचे। 2026 में देश में सिर्फ 7 नक्सल प्रभावित जिले। अब आइए जानते हैं कि साल 2014 से पहले देश के कितने राज्यों में नक्सलवाद का प्रभाव था और 2026 में कितने राज्यों के कितने जिलों में नक्सलवाद बच गया है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा। झारखंड में एक जिला पश्चिम सिंहभूम में नक्सलवाद के निशान बाकी। ओडिशा के सिर्फ एक जिला कंधमाल में नक्सलवादियों की मौजूदगी है। आज जब नक्सलवाद देश के सिर्फ 3 राज्यों के महज 7 जिलों तक सिमट गया है और इसका भी जल्द ही नामो निशान मिटाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में साल 2008 से 2010 तक के उस दौर का जिक्र करना जरूरी है जब देश के करीब 70% राज्यों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा कर चुका था। ये वो दौर था जब देश को एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी दहला रहे थे तो दूसरी तरफ आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में नक्सली वारदातें होती रहती थी। 2008 से 2010 में 28 राज्यों में से 20 में नक्सलवाद था। 20 राज्यों के 220 से 230 जिले नक्सल प्रभावित थे। देश के करीब 100 जिले गंभीर रूप से प्रभावित थे। करीब 30 से 35 जिले बेहद गंभीर रूप से प्रभावित थे। केंद्र सरकार ने देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त घोषित करने की घोषणा ऐसे ही नहीं की है। इसके कई ठोस कारण हैं, जिसकी गवाही नक्सली वारदातों में आई गिरावट के आंकड़े दे रहे हैं। 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2024 के बीच 53% हिंसा घटी। सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत में 73% की कमी आई। आम नागरिकों की मौतों में 70% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले दशक में एक तरफ नक्सली हिंसा में कमी आई तो दूसरी तरफ नक्सली वारदात में जवानों और आम नागरिकों की जान गंवाने का सिलसिला थमा। वहीं नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में बढ़ोतरी देखी गई। 2025 में सुरक्षा बलों ने 317 नक्सलियों को मार गिराया। 860 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 2200 से ज्यादा कैडर सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़े। 2024 में 290 नक्सली ढेर 1000 से ज्यादा गिरफ्तार। साल 2024 में 881 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। साल 2024-25 के दौरान 28 बड़े नक्सली नेताओं का सरेंडर। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे के विस्तार ने नक्सली प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से नक्सलियों के गढ़ तक सुरक्षा बलों के जवानों की पहुंच आसान हुई। अंदरूनी इलाकों में सुविधाओं का विस्तार हुआ। नेटवर्क मजबूत होने से सुरक्षा बलों का सूचना तंत्र मजबूत हुआ। ग्रामीणों को विकास का लाभ मिला और उन्होंने नक्सलियों का डर छोड़कर सरकार का साथ दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सड़कों का विस्तार हुआ। 2014 के बाद 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी। नक्सल प्रभावित 586 पुलिस थानों को मजबूत किया गया। 361 नए सुरक्षा शिविर, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बने। नक्सली इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद 8,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए। अंदरूनी इलाकों में संचार और खुफिया तंत्र में सुधार हुआ। एनआईए और ईडी ने नक्सली फंडिंग नेटवर्क पर प्रहार किया। 92 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां भी जब्त की गई। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नक्सलियों पर नकेल कसा गया। दूसरी तरफ अंदरूनी इलाकों में सुविधाओं का विस्तार किया गया।
तीसरे मोर्चे पर नक्सली खौफ के साए में जी रहे ग्रामीणों की सुरक्षा और सुविधाओं में विस्तार किया गया। दूरदराज के क्षेत्र में बैंकिंग सेवा, डाक सेवा और एटीएम लगाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीणों का नक्सलियों को समर्थन देना बंद हुआ। अंदरूनी इलाकों में 1800 से अधिक बैंक शाखाएं खुली। ग्रामीण इलाकों में 1300 से ज्यादा एटीएम लगाए गए। इन इलाकों में 38,000 बैंकिंग संवाददाता स्थापित हुए। शिक्षा कौशल विकास के लिए 46 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर बने। इन इलाकों में 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू हुए। अबुझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में स्थायी सुरक्षा शिविर बने। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में नक्सलियों को सबसे बड़ी मार साल 2025-26 में पड़ी, जब देश के टॉप 5 सबसे बड़े नक्सली मार गिराए गए। इनके खात्मे के साथ ही तय हो गया था कि अब भारत से नक्सली आतंक का नामो निशान मिटना तय है। साल 2025-26 में मारे गए बड़े नक्सली, नाम बाला केशव राव उर्फ बसवा राजू, सीपीआईएम का महासचिव, सबसे बड़ा नेता। मई 2025 में अबुझमाड़ में मुठभेड़ में ढेर बसवा राजू पर 3.5 करोड़ का इनाम था। 27 नक्सलियों के साथ मारा गया बसवा राजू। दूसरा, माड़वी हिडमा, सेंट्रल कमेटी सदस्य और टॉप नक्सली कमांडर। नवंबर 2025 में आंध्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ढेर हिडमा पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। साल 2010 दंतेवाड़ा, 2013 झीरम घाटी हमले में शामिल था। सबसे खतरनाक फील्ड कमांडर माना जाता था। तीसरा, कदरात सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, सितंबर 2025 में नारायणपुर जिले में मारा गया। कोसा देश के टॉप 5 नक्सलियों में गिना जाता था। चौथा, रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति, ओडिशा स्टेट नक्सल कमेटी का प्रमुख था। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ में मारा गया। चलपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। ओडिशा में नक्सलियों का प्रमुख चेहरा था। और अतिराम मांझी उर्फ अनलदा, झारखंड का शीर्ष क्षेत्रीय कमांडर था। जनवरी 2026 में मुठभेड़ में मारा गया। अनलदा पर 2 करोड़ 35 लाख का इनाम था। झारखंड में 16 नक्सलियों के साथ ढेर। तो इस तरह से एक एक कर देश भर में नक्सलियों के बड़े बड़े चेहरे सुरक्षा बल के जवानों की गोलियों का निशाना बनते गए और नक्सलगढ़ में शांति का विस्तार होता गया। नक्सलियों को आर्थिक मदद, हथियारों की सप्लाई और कैडर भर्ती बंद हो गई। अब जब देश के महज 7 जिलों में कुछ दर्जन भर नक्सली बचे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सली हिंसा इतिहास बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।